बच्चों स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9। Why are the small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics. It means बाघों की संख्या में कमी। टाइगर्स कॉज ऑफ वरी, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से, आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। Why are the small number of surviving tigers cause of worry from the point of view of genetics? यानी बाघों की संख्या में कमी, small numbers of surviving tigers, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से, व्यू ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो small number of surviving tigers are a cause of worry from the point of view of genetics. Small number of surviving tigers यानी कम संख्या में जो सर्वाइव कर रहे हैं बाघ, आर कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण है। द पॉइंट ऑफ व्यू जेनेटिक्स, इसमें आनुवंशिकता में चिंता का विषय है। बिकॉज, क्योंकि देयर डिक्रीजिंग नंबर, उनके घटती हुई संख्या के कारण वुड बी कॉज ए डिक्रीज इन सेट ऑफ जीन्स, जिसके क्या हो रहा है, जीनों का जो सेट है, युग्म है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैनी जीन्स विल बी एलिमिनेटेड दस, और अनेक जीन्स क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी कि नष्ट हो चुके हैं। लिमिटिंग द चांसेस ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन के कारण भी कुछ विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं जो कैसी रह गई हैं, लिमिटिंग में रह गई हैं, सीमित रह गई हैं, उस मात्रा में ही रह गई हैं। कमिंग जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी होगी, विल नॉट बी एबल टू सी टाइगर्स एट ऑल, जो आने वाली पीढ़ी होगी वह इन बाघों को नहीं देख पाएगी। इसी कारण लिमिटिंग ऑफ द जीन्स, जीन के सीमित रह जाने के कारण वह अगली पीढ़ी को नहीं देखने को मिलेंगे। क्या? बाघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What factors could lead
could lead to the rise of a new species. A new species. क्या पूछ रहे हैं? वे कौन से कारक हैं? What factor could lead to the rise of new species? वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं? राइज मीन्स उद्भव, यानी उत्पन्न होने में सहायक हैं। तो बच्चों इसमें है फर्स्ट जो है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन यानी कि आनुवंशिक भिन्नताएं। और सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। और थर्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी कि जैविक पृथक्करण। ये नए जाति के उद्भव के कारण है। जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक भिन्नता, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी कि जैविक पृथक्करण, ये क्या है? नई जाति के उद्भव में सहायक है। अब क्वेश्चन नंबर 12। will geographical isolation be a major factor in the species? Major factor in the speciation. Speciation of an organism that reproduces asexually. Why or why not? तो हमसे क्या पूछा है बच्चों? क्या भौगोलिक पृथक्करण will geographical isolation, क्या भौगोलिक पृथक्करण be a major factor, क्या एक बड़ा कारक है? The speciation of an organism reproduces asexually, यानी कि इसमें अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों में उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है। स्पेशल उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है। क्यों और क्यों नहीं? So, no, because asexual reproduction involve only a single parent. ये नहीं हो सकता है बिकॉज क्योंकि asexual जो अलैंगिक जनन होता है इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट्स, केवल उसमें एक ही जनक भाग लेता है। एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर ऑर्गेनिज्म, उसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। आइसोलेशन डज नॉट इफेक्ट
सो द जियोग्राफिकल आइसोलेशन डज नॉट इफेक्ट, इसलिए भौगोलिक पृथक्करण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इट्स रिप्रोडक्शन साइकिल, इस जनन काल का, इस जनन चक्र का भौगोलिक पृथक्करण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोर ओवर, मोर ओवर मीन्स अतिरिक्त, asexually reproducing organism rarely show any variation in characters। तो जो asexually reproducing किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में जो asexual reproduction होता है, अलैंगिक जनन होता है, रेयरली शो एनी वेरिएशन, उसमें कुछ ही मात्रा में अंतर दिखाई देता है, उनके इन करेक्टर, उनके गुणों में कुछ ही मात्रा में अंतर दिखाई देता है। तो ये हमसे पूछा है नो, इसका क्या है आंसर? नो, बिकॉज asexual reproduction only involves only a single parent। नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक क्या होता है, लिप्त रहता है, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अदर ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट, इसमें कोई भी दूसरा जीव इसमें अंजाम उसको नहीं देता है इस रिप्रोडक्शन, इस जनन में। सो द जियोग्राफिकल आइसोलेशन डज नॉट इफेक्ट, इसलिए भौगोलिक पृथक्करण के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इट्स रिप्रोडक्शन साइकिल, इसके जनन चक्र में। मोर ओवर asexually reproducing organism rarely show any variation in character, इसके अतिरिक्त अलैंगिक जनन में किसी भी में कुछ ही मात्रा में उसके लक्षणों में भिन्नताएं, वेरिएशन दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 13, will geographical isolation geographical isolation be a major factor be a major factor in the speciation of self-pollinating plant, of a self-pollinating plants, plant species। तो ये हमसे क्या पूछा है? क्या भौगोलिक पृथक्करण, क्या भौगोलिक पृथक्करण एक जातीय उद्भव का कारण होता है? किसमें? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, यानी कि जो स्वपरागणित, स्वपरागित पौधों की जो प्रजाति होती है, क्या उसमें भौगोलिक पृथक्करण जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों में जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? ये हमसे इसमें पूछा है वाई और वाई नॉट, वाई और वाई, क्यों और क्यों नहीं, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों इसमें भी नो, नहीं, geographical isolation will not be major factor in the formation of new species of self-pollinating plants। तो बच्चों भौगोलिक पृथक्करण एक बड़ा कारण नहीं हो सकता है निर्माण के लिए, न्यू स्पीशीज, नई प्रजाति के स्पीशीज के लिए, इसमें सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में या स्वपरागत पादप प्रजाति की स्पीशीज में। दिस इज बिकॉज, इसका कारण यह है, क्योंकि इसका कारण यह है कि
self-pollinating plant receive pollen grain from the same flower। क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, स्वपरागित पौधे होते हैं, और रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं पराग कणों को सेम फ्लावर से, उसी पौधे के पुष्प से प्राप्त करते हैं। अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, और उस पौधे के दूसरे पुष्पों से प्राप्त करते हैं। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अदर प्लांट हार्डली इफेक्ट इट्स रिप्रोडक्शन जिस कारण से इनके जनन में बहुत ही कम बदलाव होता है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स रेयरली शो वेरिएशन इन कैरेक्टर। इसलिए जो स्वपरागित पौधे होते हैं उनमें बहुत ही कम अंतर दिखाई देता है। तो ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13, गिव एन एग्जाम्पल of characteristics being used to determine how close to species are in evolutionary terms। तो बच्चों हमसे क्या पूछा है? गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। ये हमसे पूछा है। तो बच्चों क्या हो सकता है इसमें? आंसर समझेंगे। होमोलोगस, होमोलोगस मीन्स होता है समझात। होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यानी कि समझात अंगों के जो गुण होते हैं वे पहचानने में सहायता करते हैं, जो विकासीय संबंधों को, दो स्पीशीज के विकासीय संबंधों को पहचानने में सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है मैमल्स हैव फोर लिम्स। जो स्तनपायी होते हैं उनमें क्या होते हैं? मैमल्स हैव फोर लिम्स। फोर लिम्स क्या होंगे? हमारे अग्रभाग, जैसे हमारे हाथ हैं। फोर लिम्स एज डू बर्ड्स, ये किसमें होता है? बर्ड्स में होते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल में सरीसृप हो गए। एम्फीबियंस क्या हो गए? उभयचर हो गए, जिसके अंतर्गत फ्रॉग आता है, मेढक। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब इज सिमिलर। तो इनके जो लिम्ब होते हैं सबके सिमिलर होते हैं।
टफ इट हैज बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। परंतु जो फॉर लिंब होते हैं सबके क्या होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं वह अलग अलग होते हैं। दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स। ये तो क्या कहलाता है, ये समझा कहलाते हैं। जैसे जो मैमल का फॉर लिम्ब होता है, जो हमारा हाथ होता है वस्तु को पकड़ने के लिए होता है, खाने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए। ऐसे बर्ड्स की जो फोर लिम्ब होते हैं वो फ्लाइंग, उड़ने के लिए। और जो रेप्टाइल्स सरीसृप होते हैं उनका वो रेंगने के लिए। जैसे इसके रेप्टाइल्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, छिपकली आ जाएंगी इसमें। और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो क्या होते हैं, फुदकने के लिए, तैरने के लिए। यदि पानी में है तो तैरने के लिए, जमीन में है तो उनको कूदने के लिए, उछल कूद मारने के लिए। ये यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो तो सेम है, बट इनके फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कैन द can the wing of a butterfly and the wing of a bat and the wing of bat be considered homologous organs? Be considered homologous organs? Why or why not? तो हमसे क्या पूछा है, क्या एक तितली, बटरफ्लाई तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात कहा जा सकता है? वाई और वाई नॉट, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो बच्चों बटरफ्लाई बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बटरफ्लाई जो तितली होती है वो इसको बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ को यानी कि बिलोंग करती है। विच हैव ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो उसमें जो उसका बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। द बैट बिलोंग टू द क्लास मेमिलिया। और जो चमगादड़ होती है उसका वर्ग क्या है, मेमिलिया, स्तनपायी है। विच हैव विंग, जो उसके पंख होते हैं, मोड अप ऑफ स्किन फोल्ड, यानी कि ये त्वचा के क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, भंज कहते हैं फोल्ड, त्वचा से मुड़े हुए होते हैं। सिंस बोथ बटरफ्लाई एंड बैट यूज देयर विंग्स फॉर फ्लाइंग। परंतु उनके जो विंग्स होते हैं वह उड़ने का कार्य करते हैं, बट डू नॉट शेयर एनी रिजेम्बलेंस, और उनमें कोई भी समानता नहीं होती है। बट एनालॉगस ऑर्गन्स, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं उनमें फंक्शन सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट डिसिमिलर स्ट्रक्चर। परंतु उनकी जो संरचनाएं होती हैं वे क्या होती हैं, डिसिमिलर होती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होती हैं। उनकी भिन्नताएं पाई जाती हैं उनके इसमें संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल्स? क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर फॉसिल्स? जीवाश्म क्या है? What do they tell us? What do they tell us about the process of evolution? About the process of evolution.
जीवाश्म क्या है, ये जैव विकास के प्रकरण के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो फॉसिल आर द रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द एंशिएंट टाइम। तो बच्चों, जीवाश्म क्या है, प्राचीन काल जीवों के अवशेष हैं जो आदिकाल में कहाँ रहते थे, पृथ्वी पर रहते थे। जो आदिकाल में कहाँ रहते थे, पृथ्वी पर रहते थे। फॉसिल प्रोवाइड द एविडेंस, और जीवाश्म हमें प्रोवाइड कराते हैं एविडेंस, प्रमाण। लिव्ड द प्रेजेंट एनिमल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रीवियसली। जो आजकल के प्रेजेंट जो आजकल के जंतु हैं, उनका उनके वो उत्पन्न हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे प्रीवियसली, पहले वे क्या हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे, एग्जिस्टिंग ऑन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। तो ये जैव विकास के प्रमाणों से हमें प्रदर्शित होता है। फॉसिल कैन बी यूज रिकंस्ट्रक्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीवाश्म के द्वारा ही जैव विकासी इतिहास, एक जीव के जैव विकासी इतिहास का पता चलता है। और फॉसिल आर हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इसलिए जो जीवाश्म होते हैं वो अध्ययन में, वह एक जैव विकास के अध्ययन में हमारे लिए सहायक होते हैं। किस प्रकार से? फर्स्ट, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द टाइम इन हिस्ट्री when different species were formed or become extinct। तो वह हमें बताते हैं, हमें विचार देते हैं इतिहास के बारे में, अनेक प्रजातियों के जो उत्पन्न हुए थे और जो अब क्या हो चुके हैं, बिकेम एक्सटिंक्ट में होता है, विलुप्त हो चुके हैं। सेकेंड, फॉसिल आल्सो हेल्प अस टू ट्रेस द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सम एनिमल्स। और जीवाश्म हमें कुछ जीवों के विकासी इतिहास को बताने में सहायक होते हैं। थर्ड, फॉसिल आल्सो इंडिकेट कनेक्टिंग लिंक्स। फॉसिल आल्सो इंडिकेट कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जीवाश्म हमें दो जीवधारियों के संयोजक कड़ी के बारे में बताते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये आर्कियोप्टेरिक्स है बच्चों, किसके बीच का लिंक है ये? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी रेप्टाइल की होती है, यानी कि सरीसृप की होती है, और कुछ प्रॉपर्टी उसकी किसकी होती है? बर्ड्स की। जैसे रेप्टाइल की होती है, इसकी जो चोंच होती है उस पर क्या होता है? टीथ पाए जाते हैं। और बर्ड्स की प्रॉपर्टी क्या है? इसमें पंख पाए जाते हैं, जिससे उड़ने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये इसलिए ये दो कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू क्लासेस। इट्स एनिमल नेम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स।